यहाँ पर मैं लेके आया हूँ क्लास 12th हिंदी का रियल पेपर। जी हाँ, 2023-24 जो बोर्ड परीक्षा हो रही है उसका ये पेपर है। अगर ये प्रीवियस ईयर पेपर को ही मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा। आपको कब प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कर लेंगे आपको ये पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो देन मैं आपको ऐसा रियल पेपर दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, साथ ही साथ और आपकी पूरी पूरी क्या हो जाएगी, तैयारी भी हो जाएगी। और आपके लिए एक सुनहरा मौका है जुनून बैच से जुड़ने का। आप जुड़िए, केवल 199 रुपये में सभी सब्जेक्ट, हिंदी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, इंग्लिश की, सारे पेपर आपको विथ सॉल्यूशन मिल जाएंगे और वो भी वीडियो के साथ। तो जुनून बैच से आज ही जुड़े, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जाइए, जुड़िए। एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहीं से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप परचेज करके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट करेंगे तो भी आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। और पीडीएफ, जी हाँ, इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर भेज दूंगा। तो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है मैंने, जाकर वहाँ से एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका आपको पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लास 12 हिंदी का है, ये आप देख सकते हैं 2024 302 ZJ, ये आपका पेपर कोड है। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पास मार्क का आपको केवल और केवल इसमें कितने नंबर जरूरत है, तो केवल यदि आप इसमें 33 नंबर हिंदी में पा जाएंगे, 100 में 33 नंबर, तो आप पास हो जाओगे। 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या मिलेगा, समय मिलेगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित रहेंगे और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या है, आपको आवश्यक रहेगा। यहाँ पे आपको अनुक्रमांक यानी कि अपना रोल नंबर और यहाँ पे आपको नाम, और इससे कोई लेना देना है नहीं, मेन आपका यही रहेगा पेपर कोड। सबसे पहले खंड क रहेगा। खंड क में क्या रहेगा, आपका बहुविकल्पी रहेगा। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे आपको उत्तर का चुनाव करना रहेगा। उसके बाद ही उसका आपको आंसर मेंशन करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपके कुल 10 बहुविकल्पी आएंगे, 10 बहुविकल्पी आएंगे, गद्य और पद्य दोनों से आएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जैसे है कि कल्पलता के लेखक हैं। कल्पलता के लेखक कौन हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, या वासुदेव अग्रवाल है, या फिर प्रेमचंद्र है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन को दिया है। अब इसका आपसे क्या पूछेगा, वो सॉल्यूशन पूछेगा और इसका आपको सारा सॉल्यूशन बताना रहेगा विथ बोर्ड कॉपी पर। तो मैंने इसी चीज़ को देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, बोर्ड की कॉपी पर मैंने क्या किया है, सॉल्व ही करवाया ताकि आप इसको डिटेल के साथ पढ़ें। तो आप जैसे इन्होंने बोला कि कल्पलता के लेखक कौन हैं, तो कल्पलता के जो लेखक हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिया है उसका उत्तर बोर्ड कॉपी पहले खंड डालेंगे, फिर प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, फिर क्या लिखेंगे, कल्पलता के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उसके बाद अगर दूसरा है तो आप इसी प्रकार से दूसरे का डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या पहला का ख, और आंसर देते हुए चले जाएंगे। अब हम डायरेक्ट आपको क्या करवाते हैं, इसका सॉल्व करवा देते हैं। बाकी आपको बोर्ड की कॉपी पर कैसे लिखना है मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप टेंशन मत लीजिए, पूरा आपको सॉल्व ही मिल जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया, कल्पलता के लेखक कौन है, यहाँ पे कल्पलता के लेखक का यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो इसके लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है ना, यहाँ पे याद रखना। उसके बाद यहाँ पे ख वाला है, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। यह किस विधा की रचना है, तो यह एक कहानी है। यह एक प्रकार की क्या है, यह एक कहानी विधा से संबंधित है। किससे संबंधित है, कहानी विधा से संबंधित है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। जो आनंद कादम्बिनी थी पत्रिका, इसके संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघन। तो जो आनंद कादम्बिनी थी इसके जो संपादक थे वो थे बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन जी थे। कौन थे, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन जी थे। उसके बाद यहाँ पे घ वाला है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। जो मेरी असफलताएं हैं यह किस विधा की रचना है, यह डायरी है, या फिर एक आत्मकथा है, या फिर इन्होंने बोला है
कि यह एक जीवनी है या संस्मरण है। तो जो यहाँ पर मेरी असफलताएं हैं, यह क्या है, यह एक प्रकार की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। उसके बाद है यहाँ पे द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक का यहाँ पे आपको नाम बताना है। तो जो द्विवेदी युग के लेखक हैं वो हैं सदल मिश्र, मोहन राकेश, सरदार पूर्ण सिंह या फिर यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी युग के लेखक जो हैं वो सरदार पूर्ण सिंह है। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। फिर यहाँ पे दूसरा क है, विनय पत्रिका किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो जो विनय पत्रिका है यह किस काल की रचना है? तो विनय पत्रिका, जो विनय पत्रिका है यह किस काल की है? तो यह है भक्ति काल की। किस काल की है? भक्ति काल की है। उसके बाद ख वाला है, छायावाद की विशेषता है। छायावाद की विशेषता क्या है? उपदेशात्मक वृत्ति, इति, वृत्त्यात्मकता, सौंदर्य और प्रेम या श्रृंगार वर्णन। तो वो है श्रृंगार वर्णन। क्या है? श्रृंगार वर्णन है। उसके बाद गए यहाँ पे, निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना नहीं है। चुभते चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास, अनघ। तो हरिऔध जी की यहाँ पे आपको बताना है रचना कौन सी नहीं है। तो जो हरिऔध जी की रचना नहीं है वो है अनघ। ये हरिऔध जी की रचना नहीं है। तो जो अनघ है हरिऔध जी की रचना नहीं है, तो किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना नहीं है, तो किसकी? आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। चुभते चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास, ये सभी हरिऔध जी की रचना है। उसके बाद है, निम्नलिखित में एक चंपू काव्य है। एक चंपू काव्य किसके? पंचवटी, द्वापर, यशोधरा या सिद्धराज। तो घ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, यानी तीसरा वाला, यशोधरा। उसके बाद है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं। कौन है यहाँ पे? परमानंद, गोस्वामी, गोविंद स्वामी, ईश्वरदास, नंददास। तो यहाँ पे जो अष्टछाप के कवि नहीं हैं वो हैं ईश्वरदास। ईश्वरदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो ये आपके तो बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। अब यहाँ पे क्या है, आपका गद्यांश आएगा। क्या आएगा? गद्यांश कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आपके पेपर में गद्यांश आने वाला है। गद्यांश दो रहेंगे, आप चाहे ये वाला गद्यांश करिएगा अथवा में आपके पास ये वाला गद्यांश, यानी कि आपको ऑप्शन मिलेगा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको पहला वाला गद्यांश बता दे रहा हूँ और दूसरा वाला आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हालांकि इसका मैं लेखक का नाम बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे है, साहित्य, कला, नित्य, गीत, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इस विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न, राष्ट्रीय जन अपने मनोभावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं? प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित मतलब यहाँ से यहाँ तक। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। उसके बाद है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो ये आपके 3 प्रकार के मतलब कि 5 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, राष्ट्रीय जन अपने अपने भाव को किन के रूपों में प्रकट करते हैं? तो इसका आंसर यही हो जाएगा जहाँ पे प्रकट करते हैं। अब क्या प्रकट करते हैं? अपने अपने भाव प्रकट करते हैं। किस प्रकार के? साहित्य, कला, नित्य, गीत, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने भाव को प्रकट करते हैं। तो पहले का यही आंसर हो जाएगा। आप अब बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखेंगे मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। जिसका भी आप आंसर देना चाहते हैं वो प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, तो 3 यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इसका आंसर कर देंगे। आप चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा नंबर आए और आपका सपना पूरा हो 95 स्कोर करने का, तो बिल्कुल होगा। किसके साथ? गुरुकुल ओसवाल की ये किताबें हैं जो कि आपको ऑफलाइन मार्केट अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा, या फिर गुरुकुल की ओसवाल की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको हर एक
सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका कक्षा 10वीं गणित हो या फिर विज्ञान हो या फिर आपका हिंदी का हो, इसमें आपको पूरे 10 वर्षों के परीक्षाओं का प्रश्नोत्तर अध्यायवार यानी चैप्टर वाइज मिल जाएगा। OMR शीट, प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाएगा विथ मॉडल पेपर। और यहाँ से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि बोर्ड में आपका अच्छा नंबर आएगा। देख सकते हैं पूरा अच्छे से यहाँ पे सिलेबस भी कवर किया गया है। हर एक सिलेबस को देख सकते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव हुआ चाहे जो रहा, आपका नए सिलेबस के अनुसार, जो नया सिलेबस है यूपी बोर्ड का, उसके अनुसार इन्होंने यहाँ पर अपना क्वेश्चन बैंक निकाला है, सारे सब्जेक्ट का है। आप जाइए इनके वेबसाइट से और इसको बाई कीजिए और अपने 95 नंबर लाने का सपना पूरा कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक जो है मार्केट में पहली बार उपलब्ध की गई है कि इसके अनुसार ओसवाल की तरफ से, तो इसको जाइए और बाई कीजिए। अब देखिए यहाँ पे है, प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। अब प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है, तो कौन स्वीकार करता है, जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को क्या करता है, स्वीकार करता है। इसका एग्जैक्ट आंसर यही हो जाएगा। विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है, विश्वव्यापी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है समस्त विश्व में, पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ, विश्वव्यापी मतलब पूरे देश में फैला हुआ है। आंतरिक आनंद मतलब कि अंतर मन में मिलने वाला जो आत्मिक सुख होता है, जो आपके अंदर से जो एक सुकून निकलता है, वही क्या होता है, आंतरिक आनंद होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसी चीज को बढ़ा चढ़ा के लिख देना, काम खत्म। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो यह जो लिया गया है यह राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, वासुदेव सरगरवाल। अब कहेंगे गुरुजी कैसे जान गए वासुदेव सरगरवाल है और यह राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, क्योंकि आप देखिए राष्ट्र शब्द जुड़ा हुआ है, देखिए राष्ट्र आया हुआ है और यहाँ भी क्या आया हुआ है, यहाँ पे राष्ट्र आया हुआ है। जब राष्ट्र बार बार दिखाई दे रहा है तो यह कहाँ से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, ठीक है ना। अब अथवा में देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। अब यहाँ पे आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, नई शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों है, उद्भूत और परंपरागत का अर्थ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। एक प्रश्न और है जो कि पीछे की तरफ है, यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आंसर देना चाहूँगा पहले वाले का आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर ये बोला गया है क्वेश्चन में कि संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो संस्कृति की विशेषताएं क्या होती हैं, संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, और उसकी जो गति है वो विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर है यहाँ पे, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों है, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों है, तो वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा को नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे उद्भूत और परंपरागत का अर्थ बताना है। तो उद्भूत का अर्थ होता है संपन्न हुई, परंपरागत का मतलब होता है परंपरा से प्राप्त होने वाला। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कहाँ से कहाँ तक, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप से देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, ठीक है। अब इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखेंगे, लेखक संबंधित पंक्तियों में कहना चाहता है कि भाषा को नए वैज्ञानिक सांस्कृतिक मानकों के अनुरूप होना होगा तथा परंपरागत प्रयोग के साथ नई शब्दावलियों को अपने शब्दकोश को या शब्दकोश में स्थान देना होगा। यही आधुनिक समय की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। बस
इससे आगे आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का आपको नाम लिखना है। गद्यांश के पाठ के शीर्षक और लेखक का क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो गद्यांश का शीर्षक क्या है, भाषा और आधुनिकता। सर कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे भाषा शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी भाषा हुआ है, तो यह भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। और भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वो है प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी। कौन है, प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी जो है वो भाषा और आधुनिकता के कौन है, लेखक हैं। देखिए इसी चीज को यहाँ पर बोर्ड की कॉपी में बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया है कि इसके लेखक का नाम देखिए यहाँ पे, प्रस्तुत गद्यांश भाषा तथा आधुनिकता नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके लेखक कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न आएगा आपका पद्यांश। पद्यांश भी कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। अब देखिए पद्यांश क्या है यहाँ पे, पद्यांश क्या है यहाँ पे, वो है यहाँ पे, जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उन्ताप खोना, संबंधों से श्रमित जल को हर्षितो सा बनाना, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे होने देना विकृत वसना तो न सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्यालताएं मिटाना। ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है, पद्यांश है। सबसे पहला यहाँ पे राधा पवन को क्लांत व्यक्तियों के संबंध में क्या समझाती हैं, तो यहाँ पे आप इसका उत्तर लिखेंगे कि जो राधा हैं वो क्लांत व्यक्तियों के संबंध में समझाती हैं कि हे पवन, यदि तुम्हें कोई राह में थका श्रमिक मिल जाए तो मंद वेग से बहते हुए उसकी थकान को मिटा देना तथा उसके शरीर में श्रम के कारण यानी कि कार्य जो वो कार्य किया है उसके कारण जो उत्पन्न थकान है उसको क्या करना है, हर लेना है। यहाँ पे देखिए, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसके पास जाकर उसकी क्लांतियों को मिटा देना, यानी कि जो उसके दुख है, पीड़ा है, दर्द को वो थका हुआ है श्रमिक व्यक्ति, उसके थकान को क्या कर देना है, मिटा देना है। उसके बाद यहाँ पे राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने का निर्देश देती है, तो जो राधा है वो पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने का निर्देश देती। देखिए, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, यानी कि अगर आपको कोई सुंदर महिला दिखाई दे तो अपने हवा के वेग से, तेज वेग से उसकी कपड़े को उड़ाना मत, और अगर वो दुख है तो उसको खुश कर देना, अगर वो थकी है तो उसको थकान को मिटा देना, बस। उसके बाद यहाँ पे कमल मुख में कौन सा अलंकार है, तो कमल मुख में रूपक अलंकार है। क्या है, रूपक अलंकार। समझ में आ रहा है ना, कमेंट कर देना। रेखांकित अंश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, यानी कि यहाँ पे इसका आपको बढ़ा चढ़ा के शब्दों को लिखना है, तो इसमें लिख देंगे कि यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, संबंधों से श्रमित जल को हर्षितो सा बनाना, यानी कि इन पंक्तियों में कहना चाहता है, कौन कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है कि राधा पवन के माध्यम से अपनी दुख व्यथा श्री कृष्ण तक पहुंचाना चाहती हैं तथा मार्ग में आने वाले सभी जनों के कल्याण को भी सुनिश्चित करना चाहती हैं, और वे पवन रूपी दूतिका को आदेश देती हैं कि यदि तुम्हारे मार्ग में कोई थका हुआ श्रमिक दिखाए तो मंद गति से बहकर उसकी थकान को दूर करके उसे प्रसन्न कर देना। उसके बाद है यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश का पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, तो जो पाठ का शीर्षक है वो पवन दूतिका है और इसके रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। मान लीजिए अब ये नहीं आ रहा है तो अथवा में ये वाला आप क्वेश्चन कर सकते हो, है क्या यहाँ पे, जलधि के फूटे कितने उत्स दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरपाय,
समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि दृढ़ मूर्ति से क्या आशय है। दृढ़ मूर्ति से क्या आशय है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे। दृढ़ मूर्ति का आशय है मानवता की मूर्ति से है, जो विषम परिस्थितियों में भी अटल है, फिर से निर्माण प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। उसके बाद है उत्स और अभ्युदय शब्दों का अर्थ बताइए। तो उत्स का मतलब होता है झरना या फिर स्रोत, और अभ्युदय मतलब होता है ऊंचाई, वृद्ध या सूर्योदय या फिर ऊपर की ओर उठना। उसके बाद है यहाँ पे द्वीप कच्छप में कौन सा अलंकार है, तो द्वीप कच्छप में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है द्वीप कच्छप में, रूपक अलंकार है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए या फिर भावार्थ लिखिए। कहाँ से कहाँ तक। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरपाय, सबने उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अर्थात श्रद्धा मनु को समझाते हुए, यहाँ पे समझाते हुए रहेगा, वे कहती हैं कि जिस प्रकार विद्युत कण अलग अलग होने पर शक्तिहीन होते हैं किंतु एकत्रित होते ही शक्ति का स्रोत बन जाते हैं, उसी प्रकार मानव भी जब अपनी शक्तियों को पहचान उसका संधान कर लेता है तो वह अपनी सारी दुर्बलताओं और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसके बाद है यहाँ पे पद्यांश के पाठ का शीर्षक और कवि का नाम क्या है, तो पद्यांश के जो पाठ का शीर्षक है श्रद्धा मनु है, और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद यहाँ पे एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का है वासुदेव सड़ग्रवाल, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ किसका, वासुदेव सड़ग्रवाल का। किसका ले रहे हैं, वासुदेव सड़ग्रवाल का। कैसे लिखेंगे वासुदेव सड़ग्रवाल का, इंपॉर्टेंट है यार, 5 नंबर का आएगा, ठीक है ना। आप सभी का तैयार कर लीजिए। और जो मैं एक आपको दे रहा हूँ 199 रुपये में बैच, भाई साहब वहाँ पे इसका फुल सोल्यूशन मिलेगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 1 अक्टूबर से वो बैच स्टार्ट है, उसको ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ नोट्स साथ ही साथ पूरा आपको वीडियो सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग जुनून बैच से जरूर जुड़े। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे और अच्छे से वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है ना भाई। अब कुछ चाहिए तो कुछ ना कुछ आपको तो देना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट है। मैं वासुदेव सड़ग्रवाल के यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। वासुदेव सड़ग्रवाल ने सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्म हुआ था। यानी कि वासुदेव सड़ग्रवाल का सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्म लिया इन्होंने, ठीक है ना, या फिर हुआ था या फिर नहीं रहेगा, नहीं कर लीजिए, सही रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात पुरातत्व से जुड़े कई सरकारी संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर अग्रवाल जी आसीन रहे। विभिन्न संस्थाओं तथा विद्यालयों में कार्यरत होने के बाद वासुदेव सड़ग्रवाल जी स्वाध्याय जारी रखा और पाली, संस्कृति, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व पर समान अधिकार प्राप्त किया। भारतीय संस्कृति व साहित्य के गंभीर अध्येता के रूप में अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में विख्यात हैं। सन 1967 में वासुदेव सड़ग्रवाल का क्या हो गया था, निधन हो गया था। इनका फिर निधन भी हो गया था। उसके बाद क्या लिखेंगे, इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो इनकी प्रमुख कृतियाँ जैसे माता, भूमिकल्प लता, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। उरु ज्योति, कला और संस्कृति, भारत, सावित्री, कादम्बिनी, पुच्छार, अभिनंदन ग्रंथ इनकी संपादित पुस्तकें हैं। और इसके अतिरिक्त पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन भी अग्रवाल जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद यहाँ पे 5 का ख है, क्या यहाँ पे कवि का जीवन परिचय देते हुए इनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ किसका, महादेवी वर्मा का। किसका ले रहा हूँ, महादेवी वर्मा का। अब महादेवी वर्मा में क्या लिखेंगे,
आधुनिक हिंदी साहित्य के मीरा के रूप में प्रतिष्ठित महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में एक अध्यापक परिवार में हुआ था। कुशाग्र बुद्धि बालिका महादेवी ने बाल्यकाल से ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन लंबा न चल सका और महादेवी ने स्वयं को साहित्य साधना सागर में डुबो दिया। दर्शन, संगीत, चित्रकला में विशेष रुचि रखने वाली महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश विधान परिषद की समस्या नहीं, यहाँ पे सदस्य, क्या रहेगा, सदस्य, समस्या यहाँ पे लिख दिया, सदस्य भी रहीं। आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद की चतुष्टय में विशिष्ट स्थान रखने वाली महादेवी वर्मा जीवन भर स्त्री स्वातंत्र के लिए संघर्ष करती रही। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा लाइनिंग में सीधा लिखेंगे कि जो जीवन भर ये स्त्रियों की स्वतंत्रता के लिए क्या करती रही, संघर्ष करती रही तथा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्त्रियों का शिक्षित होना इन्होंने आवश्यकता बताया या फिर आवश्यक बताया। इनके द्वारा रचित काव्य रहस्यवाद, वेदना तथा सूक्ष्म अनुभूतियों के मर्म स्पर्शी तथा कोमल भाव अभिव्यक्तियों का अनूठा संगम है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण अलंकार तथा भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित महादेवी वर्मा का देहावसान 1987 ईस्वी में प्रयागराज में हो गया था। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में हो गया था। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रश्मि निहार, निर्जा, सांध गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा, यामा, हिमालय महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। महादेवी को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है, तभी तो महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है ना। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 आएगा। देखिए, पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश। तो ये तो आपको याद होगा, ये तो आप कर ही लोगे। कितने नंबर का है? 5 नंबर का। ठीक है ना। तो ये आप कर लोगे, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे ध्रुव यात्रा, लाठी कहानी का अगर नहीं आता तो यार आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं इसको करवा दूंगा अलग से। नहीं तो आप जब आप जुनून बैच ज्वाइन करोगे ना तो उसमें आपको पूरा मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना। वहाँ पे आपको पूरा इसका सोल्यूशन मिल जाएगा और सारे PDF सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखना है ना, एकदम पेपर मिलेगा यार, पेपर मिलेगा बोर्ड में आने वाला, टेंशन मत लेना। फिर यहाँ पे आपके जिले के अनुसार खंड काव्य आएगा, इसको वहीं पे मैं करवा दूंगा पूरा एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे उसी में। फिर खंड का आपका संस्कृत का गद्यांश पद्यांश रहेगा 7-7 नंबर का, ये रहेगा। अथवा में आप ये रहेगा पूरा आपको जुनून बैच में मिलेगा। आप लोग ज्वाइन कर लो, वहाँ पे यार आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। जैसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पापर बेलना, सावन हरे न भादो सूखे और पानी पानी होना। हाथ कंगन को आरसी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पापड़ बेलना मतलब कि कष्ट सहना। सावन हरे न भादो सूखे, सदा एक समान रहना। और फिर है यहाँ पे आपका पानी पानी होना मतलब शर्मा जाना। फिर आपका पेपर में अपठित गद्यांश ये नया आया हुआ है, इसको तो मैं करवा दूंगा 5 नंबर का। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका है शब्द युग्म का चयन करना, जैसे कि अभिराम और अविराम, अभिराम और अविराम तो सुंदर और लगातार हो जाएगा, सुंदर और लगातार। अंशु और अंश, तो किरण, अंशु मतलब क्या होता है? किरण होता है, अंश मतलब क्या होता है? भाग होता है। फिर यहाँ पे ख वाला है, निम्न के शब्दों में से एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अंबर, अर्क, जनक। तो अंबर का क्या हो जाएगा? वस्त्र और आकाश। अर्क का सूर्य और मदार। जनक का पिता और देवी सीता के पिता मिथिला नरेश। ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा आपका अगला, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन की, जैसे कि जंगल की अग्नि को क्या बोलते हैं? तो जो जंगल की अग्नि होती है उसे हम लोग दावाग्नि बोलते हैं। जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजेय कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको शुद्ध करके लिखना है। ये शुद्ध और अशुद्ध हैं। ये आपको सब कुछ जुनून बैच में मिलेगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन करो और सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना। रसचंद अलंकार आपको वहीं पे मिल जाएगा।
कोई आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आपको पत्र लिखने का तरीका सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पे वन वीडियो में। नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, मैं अलग अलग से कर दूंगा। पूरा डिटेल में चाहिए तो जुनून बैच ज्वाइन कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इस आप क्लास 12th हिंदी के पेपर को जरूर तैयार कर लो यार। ये एकदम रियल वाला पेपर है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, जो कि 100 में 100 दिलाने वाले पेपर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और ऐसी वीडियो चाहिए तो यार प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, लाइक करेंगे तभी तो चैनल सब्सक्राइब होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, जाकर आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ मैं स्कैन करके इसका भेज दूंगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।